हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं एमए सोशियोलॉजी सेमेस्टर सिस्टम, यानी देखा जाए तो यहाँ पर कोड जो है SOCR 413। यहाँ बुक जो है एमए का विकास का समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट। आज जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं कई मायने में काफ़ी महत्वपूर्ण है। राजनीतिक आधुनिकीकरण के सिद्धांत। राजनीतिक आधुनिकीकरण के सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन। इसमें हम हर एक विचार पे जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, हर एक पॉइंट पे एनालाइज करेंगे एमए के अंतर्गत। तो इसके लिए जो है हमें चैप्टर स्टार्ट करना पड़ेगा, लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो है एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए, इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। सब स्टेटस पे भी लगाओ दोस्तों। आरएनएसएस सेंटर जो कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो NIOS बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे BA MA के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। यहाँ पर अगला चैप्टर जो आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है, एमए सोशियोलॉजी सेमेस्टर सिस्टम SOCR 413 विकास का समाजशास्त्र। ये किताब है विकास का समाजशास्त्र, और इसको देखा है सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है। और हमारा यहाँ पर चैप्टर जो आया है राजनीतिक आधुनिकीकरण के सिद्धांत। राजनीतिक आधुनिकीकरण के सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसके अंतर्गत हमारा जो पहला यहाँ क्वेश्चन आया है वो और भी महत्वपूर्ण है कि राजनीतिक सामाजिक के आधुनिकीकरण के बारे में आप क्या जानते हो। राजनीतिक सामाजिकरण के आधुनिकीकरण के बारे में आप क्या जानते हो, क्या आप इसके बारे में बता सकती हो? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। व्हाट डू यू नो अबाउट देयर इज़ अ मॉडर्नाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, काफ़ी महत्व रखेगा। अगर हम बात यहाँ पर करें राजनीतिक आधुनिक जो है सोशल साइंस का, राजनीतिक समाजीकरण का, तो ये काफ़ी महत्व रखेगा। राजनीतिक विकास की तरह राजनीतिक आधुनिकीकरण की व्याख्या बहुत ही मुश्किल है, और समाज में सामाजिक संचलन और आर्थिक विकास के नतीजे द्वारा तथा राजनीतिक परिवर्तन को साधारण शब्दों में राजनीतिक आधुनिकीकरण कहा जा सकता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि समाज में सामाजिक संचालन और आर्थिक विकास के नतीजे द्वारा तथा राजनीतिक परिवर्तन को साधारण शब्दों में राजनीतिक आधुनिकीकरण कहा जा सकता है। और असल में आधुनिकीकरण एक निरंतर और लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, जो कि पेचीदा होने के साथ साथ सर्वव्यापक कही जा सकती है। यानी आधुनिकीकरण की जो बात है वो बहुत पेचीदा है, लेकिन फिर भी ये सर्वव्यापी है। आधुनिकीकरण विकास की तरह ऐसा शब्द है जिसकी परिभाषा करना कठिन है। आधुनिकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग पर आधारित होती है। देखिए, आधुनिकीकरण का मतलब ही होता है कि जो संसाधन हमें मिली है उसको हमें विवेकपूर्ण उपयोग करने पर आधारित होती है, और आधुनिक समाज की स्थापना का उद्देश्य भी रखती है। और इन परिभाषाओं में दोष यह है कि इसमें आधुनिक शब्द को स्पष्ट नहीं किया गया, यानी जो आधुनिक शब्द होना चाहिए उसका यहाँ पर दूर दूर तक निशान नहीं आया। प्रश्न पैदा होता है कि आधुनिक समाज क्या है? आधुनिक समाज क्या है? और आधुनिक समाज में से समाज को कहा जाता है जिसमें तकनीक का प्रयोग, सामाजिक आत्मनिर्भरता, शहरीकरण, शिक्षा, सामाजिक गतिशीलता, ऐसे सारे तत्व शामिल होते हैं। पश्चिमी समाज में आधुनिकीकरण को परंपरावादी समाज का अंत
तथा इसके बिल्कुल उलट तरह के समाज को जन्म होता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि पश्चिमी समाज में आधुनिकीकरण जो है परंपरावादी समाज का अंत तथा इसके बिल्कुल उलट तरह के समाज को का जन्म होता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो हैंस टिगर्टन ने साफ शब्दों में इस बात का जो है वर्णन किया कि आधुनिकीकरण का कोई एक पहलू न होकर अनेक पहलू होते हैं। आधुनिकीकरण मनुष्य के विचार और प्रक्रिया के सारे क्षेत्र में तब्दीली के साथ संबंधित बहुपक्षीय प्रक्रिया है और इसके शहरीकरण, औद्योगिकरण, शिक्षा, संचार, सहभागिता आदि के साथ संबंध नहीं कहा जा सकता। अतुल इसको राष्ट्रीय ज्ञान तथा एकीकरण जैसे तत्व के साथ जोड़ा जा सकता है, यानी एकीकरण करके हम इसको जोड़ सकते हैं। वहीं सीई वेच के अनुसार इस साफ शब्दों में कहा कि राजनीतिक आधुनिकीकरण का एक साधनों के तर्कपूर्ण प्रयोग पर आधारित क्रिया है तथा इसका उद्देश्य आधुनिक समाज की स्थापना करना है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ बताई गई। यहीं डेविस लेविस ने भी साफ शब्दों में इस बात को कहा कि राजनीतिक आधुनिकीकरण समाज के भौतिक वातावरण में तब्दीली के कारण राजनीतिक सभ्याचार में ये परिवर्तन लाती है, क्योंकि राजनीतिक परिवर्तन सामाजिक तथा आर्थिक तत्व या कारणों के साथ जोरदार ढंग से संबंधित होता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे जो हमारा पॉइंट है आधुनिकीकरण की विशेषता, जो देखते हैं आधुनिकीकरण की विशेषता क्या है। हमारे समक्ष जो अगला पॉइंट आया है आधुनिकीकरण की विशेषता यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन। और पहला पॉइंट जो काफ़ी महत्वपूर्ण है शक्ति का अधिक केंद्रीकरण। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है यहाँ कि शक्ति का अधिक केंद्रीकरण यानी इंक्रीज और सेंट्रलाइज ऑफ पावर, इंक्रीज ऑफ सेंट्रलाइज ऑफ पावर। तो ये काफ़ी महत्व रखेगा कि शक्ति का अधिक केंद्रीकरण कैसे किया जा सकता है। तो कहते हैं मनुष्य के जीवन की गतिविधियों के साथ सारी शक्तियों का राज्य तथा राजनीतिक व्यवस्था में केंद्रित होने लगता है। जनरल सी बात है, मनुष्य की शक्ति का जो है केंद्रीकरण राजनीतिक व्यवस्था और शक्तियों में केंद्रीकरण होने लग जाता है। राजनीतिक व्यवस्था ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति रखना शुरू कर लेती है। राजनीतिक व्यवस्था का एक ही मतलब होता है कि जितना हो सके शक्तियों को जो है अपने पास संचलित करना। यही तो राजनीति का मेन उद्देश्य होता है। तकनीकी उन्नति, अंतर्राष्ट्रीय मजबूरियाँ, रक्षा की ज़रूरत तथा संचार के साधनों के विकास के कारण मनुष्य के जीवन का राजनीतिक पहलू आम प्रचलित हो जाए तब यह आधुनिकीकरण की हालतों की निशानी है। इसका भाव यह नहीं है कि शक्ति एक बिंदु पर केंद्रित होना चाहिए। शक्तियों का विकेंद्रीकरण पिछड़ेपन की निशानी नहीं होती है। शक्ति का विकेंद्रीकरण का अर्थ ये नहीं होता कि ये पिछड़ेपन का शिकार है। राजनीतिक शक्ति महत्वपूर्ण तथा दूसरी शक्तियों की संचरण बन जाए तब राजनीतिक पक्ष के समाज उन्नत माना जा सकता है। देखिए राजनीतिक शक्ति जो है महत्वपूर्ण तब मानी जाती है जब दूसरी शक्ति का संचलन बन जाए, यानी दूसरे की शक्ति बन जाए और उसको लिए वो अच्छे से अच्छे कार्य करे, तब जो है ये सशक्तिकरण बन सकता है। और अगले पॉइंट की हम अगर बात करें समाज में अधिक दखला यानी इंक्रीजिंग ऑफ पेनिट्रेशंस इन देयर सोसाइटी, काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं पुलिस राज को बिल्कुल उलट आधुनिकीकरण के लिए सरकार का जनता तक पहुंचाना बहुत जरूरी बन गया है। राज्य का समाज में ज़्यादा से ज़्यादा दाखिल स्वाभाविक ही होती है। यह तब भी संभव होता है जब सरकारें सकारात्मक काम में आगे बढ़कर भाव लोक कल्याण जन साधारण की उन्नति के लिए सरकार की तरफ से काम करना राजनीति आधुनिकीकरण की निशानी है। सरकार के लिए काम करना सकारात्मक बात है, लेकिन सरकार के लिए अच्छे काम करना यह माना जाता है कि राजनीतिक आधुनिकीकरण वाली राजनीतिक व्यवस्था में राज्य या सरकार का जनता में प्रवेश होता है और सरकार की जनता तक पहुंच जरूरी होती है। कल्याणकारी राज्य के विचारों से विकास ने सरकारों के काम में असीमित बढ़ोतरी की है। यानी कल्याणकारी राज्यों के अनुसार देखा जाए
तो सरकार के काम में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है और मनुष्य के जन्म से लेकर मौत तक संपूर्ण जीवन सरकार की पहुंच में ही रहती है। राजनीतिक आधुनिकीकरण के लिए सरकार का यह दाखिल जरूरी है। अब सरकार लोगों की इच्छाओं के अनुसार काम करती है और इसको लोकतंत्र व्यवस्था विकास भी कहा जा सकता है। यानी सरकार जो है लोगों के लिए काम करती है, तो इसे हम लोकतांत्रिक व्यवस्था कह सकते हैं। कहते संचार के साधनों के कारण सरकार की गतिविधि क्षेत्र में विस्तार काफ़ी हुआ है और इसमें सरकार समाज तक इतना पहुंच जाती है कि व्यक्ति के जीवन का पूरा संचालन अब सरकार के द्वारा ही हो रही है। अगला पॉइंट जो हमारे समक्ष आया है, अधिक अंतःक्रियाएं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अधिक अंतःक्रियाएं कहते आधुनिक राजनीतिक समाज में केंद्र तथा घेरे में अंतःक्रियाएं बढ़ती चली जा रही है और राजनीतिक शक्ति के अलग अलग केंद्र आपस में इतनी अंतःक्रियाएं करते हैं कि दोनों सत्रों के केंद्र निरंतर आपस में जुड़ जाते हैं। जनरल सी बात है, राजनीतिक शक्ति में एक दूसरे के साथ जो है सभी जुड़े हुए होते हैं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी रहता है। राजनीतिक आधुनिकीकरण में दो तरफ क्रिया चलती है। यहाँ केंद्र का अर्थ राजनीतिक व्यवस्था और घेरे का अर्थ समाज है। केंद्र का अर्थ राजनीतिक व्यवस्था से है और घेरे का अर्थ जो है समाज से है। व्यवहारिक इसे निवेश तथा निकास कहते हैं। आधुनिकीकरण वाली राजनीतिक व्यवस्था में ये निर्भरता या अंतःक्रियाएं राजनीतिक दलों, हित समूह, दबाव समूह, नौकरशाही या संचार साधनों का निरंतर बनी रहती है। जनरल सी बात है, आधुनिक समाज के राजनीतिक व्यवस्था में अंतःक्रियाएं होना, निर्भरता राजनीतिक दलों, हित समूह, दबाव समूह, नौकरशाही संचार के साधन द्वारा निरंतर बनी रहती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात है परंपरागत साधनों के कमज़ोर होना। देखिए ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। परंपरागत साधनों का जो है आज के समय में बहुत कमज़ोर हो गया है। राजनीतिक आधुनिकीकरण के सत्ता के सूत्रों में काफ़ी तब्दीली आ जाती हैं और परंपरागत समाजों में सत्ता सूत्र आम तौर पर कबीलों के राजा महाराजा, धार्मिक गुरु और पारिवारिक मुखिया आदि होती हैं। ये तो आप भी पता होगा आपको भी कि कबीले के राजा महाराजा, धार्मिक गुरु और पारिवारिक मुखिया आदि होते हैं और लोग सत्ता के इस केंद्र को आदर से देखते हैं। पर राजनीतिक आधुनिकीकरण के नतीजे द्वारा सत्ता के इन पुराने सूत्र का या तो अंत होने लगता है या वो काफ़ी कमज़ोर पड़ जाती है। आपने देखा होगा कि परिवार में ही देखें, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप की जो है काफ़ी उनकी पकड़ कमज़ोर हो जाती है बच्चों के ऊपर और बच्चे वहाँ पर अपना चलाने लग जाते हैं। तो यही बात यहाँ बताया गया है कि जब राजनीतिक आधुनिक नतीजे द्वारा सत्ता में पुराने सूत्र के अंत होने लग जाते हैं और वो काफ़ी कमज़ोर पड़ जाते हैं और राजनीतिक सत्ता में के उच्च मानने लग जाते हैं। इसमें धार्मिक परंपरा, पारिवारिक और जाति की सत्ता की जगह लोकतंत्र और राष्ट्रीय जो है राजनीतिक सत्ता द्वारा ले ली जाती है। यह आम बात है, आपने देखा ही होगा, कई क्षेत्रों में ये देखने को मिला है। परंपरागत सूत्रों कमज़ोर होने से उनकी जगह जो है राष्ट्रीय राजनीतिक सत्ता की अपना राजनीतिक आधुनिकीकरण की सबसे बड़ी विशेषता देखने को मिलती है कि ये राजनीतिक आधुनिकीकरण की सबसे बड़ी विशेषता के रूप में आप देख सकते हो। अगला पॉइंट हमारा है विभाजन तथा निपुणता, डिफरेंटेशन इन स्पेशलाइजेशंस। यानी देखा जाए तो राजनीतिक व्यवस्था तथा समाज में आपसी संपर्क बहुत बढ़ गए हैं। राजनीतिक व्यवस्था और समाज में आपसी संपर्क बहुत बढ़ गए हैं आज के समय में। सरकार मनुष्य के जीवन के विभिन्न पहलू की उन्नति में खुशहाली के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करती है। कहते हैं बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा काम करती है, जिस कारण राजनीतिक संस्थाएं जटिल होती चली जा रही है, पर उनके काम करने की कुशलता बढ़ जाती है। काम करने की जो क्षमता होती, कुशलता होती है, वो बढ़ जाती है। सरकार को अपनी संस्थाओं के विभाजन नहीं करना पड़ता है, अतुल उसमें निपुणता लेकर आनी जरूरी हो जाती है और इसके अस्तित्व में न होने के कारण आधुनिक युग में सरकार अपनी जिम्मेवारी को पूरा नहीं कर सकती है। इसलिए राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक संस्थाओं का विभाजन तथा निपुणता जरूरी हो जाती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है।
अगली पॉइंट की अगर हम बात करें, अधिक लौकिक हिस्सेदारी, इंक्रीजिंग ऑफ पॉपुलर पार्टिसिपेशन, यानी अधिक अलौकिक हिस्सेदारी। राजनीतिक आधुनिकीकरण का मुख्य आधार भी माना जाता है कि संस्थाओं पर प्रक्रिया की लौकिक हिस्सेदारी मानी जाती है। विकासशील राज्यों में राजनीति में लोगों की हिस्सेदारी के मौके तो प्राप्त होते हैं, पर लोगों की राजनीति के प्रति उदासीनता और ऐसे करने में रुकावट बनती है। देखा जाए तो आज के समय राजनीतिक में उदासीनता होना स्वाभाविक बात है, क्योंकि जो हम अपने राजनीतिक नेता से रिस्पेक्ट करते हैं कि वो करेंगे, वो बिल्कुल ही उसके उलट करती हैं, और ये राजनीतिक में आम देखने को मिलता है। और एक कल्याणकारी राज्य में लाभ का बांटना विभिन्न वर्गों के लोगों में तो हो सकता है, जब लोग राजनीतिक तौर पर सक्रिय होने के कारण उनमें हिस्सेदार बनना पसंद करते हैं, पर जिम्मेदारी ऐसी होनी चाहिए कि व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए हिस्सेदार हो। तो जनरल सी बात है, देखिए ये बात साफ है कि अगर राजनीतिक में है व्यक्ति और उनको जो है हिस्सेदारी दी गई है, तो उनको जो है अपने हिस्सा की सारी जिम्मेदारी जो है बखूबी निभाना चाहिए। लेकिन देखा जाए तो हमारे राजनीतिक में ऐसा नहीं देखने को मिलता है। आज के समय में राजनीतिक में सिर्फ राजनीतिक नेता अपने कुर्सी बचाने के होड़ में लगे रहते हैं, और वो जनता के हितों को त्याग देते हैं और जनता की तरफ नज़र भी नहीं करती, और आम जनता बेचारा हर समय तकलीफ़ों से जूझ रहा होता है। और ये जूझना आम है। जब कभी आप कुछ बनवाने जाओ, जब आप रोडों पे निकलो, जब आप गली मोहल्ले में निकलो, तो सरकार के द्वारा बनाए गए रूलों के अंतर्गत सारी तकलीफ़ें जो है आम जनता पे मर दी जाती है। कहते हैं हित समूह, दबाव समूह, राजनीतिक दल आदि इस क्रिया को सफल बनाने में योगदान डाल सकते हैं। देखिए, राजनीतिक में एक ऑपोजिट पार्टी होती है जो सदैव जनता के हितों की बात करती है, चाहे सरकार जो भी कदम अच्छा उठाए चाहे गलत। ऑपोजिशन पार्टी जो है हमेशा उसको गलत सिद्ध करने में लगी रहती है। और देखा जाए तो एक तरह के दबाव समूह है, और ऐसे ही दबाव समूह कई हो सकते हैं, एनजीओ भी हो सकती हैं, जो सरकार के कामों का आईना दिखाते हैं। और सबसे बड़ा दबाव समूह तो न्यूज़ चैनल होती है, जो सरकार को आईना दिखाने के लिए सदैव अग्रसर रहती है। लेकिन देखा जाए तो आजकल न्यूज़ चैनल सब भी सरकार के अधीन ही कार्यरत है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है काफ़ी महत्वपूर्ण विस्तृत नौकरशाही, इन लार्ज ब्यूरोक्रेसी। आपको पता होगा कि भारत में नौकरशाही की जो प्रावधान है वो इतनी है जिसकी वर्णन करना संभव नहीं है। यानी आज नौकरशाही का हर क्षेत्र में दबदबा बना हुआ है। राजनीतिक आधुनिकीकरण वाले समाजों में सरकार के कामों में बहुत बढ़ोतरी हो जाती है, जिस कारण बहुत सारी संस्थाएं अस्तित्व में आ जाती है जो मनुष्य की जरूरतों की पूर्ति के लिए कार्य करती हैं। और इसका परिणाम यह होता है कि नौकरशाही का विस्तार हो जाता है। नौकरशाही के आकार में बढ़ोतरी होना अधिक नहीं, पर उसका विस्तृत आधार होना जरूरी होता है। और इसका अभिप्राय यह है कि नौकरशाही में भर्ती सारे समाज में चाहे न हो, अतुल ऐसा प्रबंधन होना चाहिए कि समाज में ज़्यादा से ज़्यादा वर्ग आ सके। और इसके साथ पुण्य समाज लोग जो है प्रशासन में शामिल हो जाता है। पर कई बार नौकरशाही ही राजनीतिक आधुनिकीकरण की क्रियाओं में रुकावट का रूप धारण कर लेती है। और यही आज समय में ये बहुत आम हो गई है कि नौकरशाही जो है राजनीतिक आधुनिकीकरण में सबसे बड़ी रुकावट पैदा करती है, और उसमें कई वर्ग का नियंत्रण या कब्जा हो जाती है, तब बाकी के वर्ग जरूरी हिस्सा प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि हम निष्कर्ष पे ध्यान दें तो राजनीतिक आधुनिकीकरण को निर्धारण करने वाले कई तत्व होते हैं, और यह क्रिया समाज में संचालित होती है, और राजनीतिक व्यवस्था समाज व्यवस्था में संचालित होती है, जो अपने आप में अनगिनत व्यवस्थाओं के साथ मिलकर बनती है तथा अंतर्राष्ट्रीय वातावरण द्वारा घिरी होने के कारण
उसके द्वारा प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकती है। और यह तथ्य राजनीतिक आधुनिकीकरण के बारे में हमें बिल्कुल ही ठीक साबित होती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला टॉपिक जो है हमारे समक्ष है आधुनिकीकरण की एजेंसियों का रोल, यानी रोल ऑफ एजेंसी ऑफ मॉडर्नाइजेशन। तो चलिए देखते हैं आधुनिकीकरण की एजेंसियों के क्या रोल है। हमारे समक्ष जो आया है आधुनिकीकरण की एजेंसियों का रोल, यानी रोल ऑफ एजेंसी ऑफ मॉडर्नाइजेशन, काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला अगर पॉइंट पे हम विचार करें तो विचारधारा का रोल ऑफ आइडियोलॉजी काफ़ी महत्व रखेगा। राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में विचारधारा का बहुत बड़ा रोल होता है कि जो इंसान की विचारधारा होता है उसी के अंतर्गत वो जो है समाज को आगे लेके बढ़ता है। विचारधारा सही हुआ तो समाज सही रास्ते पे जाएगा, विचारधारा गलत हुआ तो गलत रास्तों पे जाएगा। इसकी प्रक्रिया गति तेज करने के लिए इसका प्रयोग सदैव किया जाता है और समाज में परिवर्तन क्रिया की दिशा देने तथा इसके निर्माण में राजनीतिक विचारधारा की मुख्य भूमिका होती है। यानी राजनीतिक जो विचारधारा है उसका बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान होता है। लेकिन मुझे तब दुख होता है जब राजनीतिक लोगों के समक्ष गलत विचारधारा को प्रस्तुत करते हैं। लोकतंत्र में इसका महत्व और ज़्यादा हो जाता है क्योंकि लोकतंत्र जो है इन्हीं लोगों की विचारधारा को अनुसरण करते हैं और जब इनकी विचारधारा गलत होगा तो जनरल सी बात है आम लोगों की विचारधारा तो बदलेगी, क्योंकि ये लोग जो होते हैं एक आइडल होते हैं और इनके विचारधारा आइडियोलॉजी के रूप में होता है। राजनीतिक दल राजनीतिक आधुनिकीकरण के जो है प्रेरक के रूप में काम करते हैं, यहाँ तक कि वह तानाशाही व्यवस्था गुप्त रूप में तानाशाही व्यवस्था को उखाड़ने का काम भी करते हैं। और तानाशाह जो है किसी भी देश के लिए सुरक्षा भावना के अंतर्गत सही नहीं है। और इस तरह दलों द्वारा विचारधारा राजनीतिक आधुनिकीकरण के मुख्य जो है प्रेरक हो जाती है। विचारधाराओं के आधार पर आधुनिकीकरण के लक्षणों में परिवर्तन लाना बहुत आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए विचारधारा के आधार पर सत्ता के परंपरा सूत्रों को कमजोर करना आसान हो जाता है और राष्ट्रीय ज्ञान, राज्य की एकता और राजनीतिक हिस्सेदारी तथा राष्ट्र के प्रति उदार की उत्पत्ति भी विचारधारा का योगदान होता है। विकासशील देशों में विचारधाराओं का आपसी टकराव भी देखने को मिलता है। जो विकासशील देश हैं उसमें विचारधाराओं में हमेशा ही टकराव होती रहती है। राजनीतिक में होना ये तो आम बात है, जिनके कारण कई जटिलता पैदा हो जाती है, पर इसके बावजूद भी विचारधारा भिन्न भिन्न लोगों के आपस में एक जगह पर इकट्ठा करने का काम भी करती है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है यहाँ। उसके पश्चात अगला पॉइंट है हमारे समाज सरकार की भूमिका, रोल ऑफ गवर्नमेंट, काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में सरकार का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है और राजनीतिक व्यवस्था में सरकार द्वारा ही काम की पहल की जाती है। नागरिक सरकार को राजनीतिक आधुनिकीकरण की क्रियाओं को सफल बनाने के लिए योग्य समझती है। हर नागरिक जो है अपने सरकार को योग्य समझती है क्योंकि उसके पास शक्ति होने के साथ साथ बहुत से साधन होते हैं जो आम लोगों को जो है सुचारू रूप से ले जाने के लिए महत्वपूर्ण होता है। सरकार अपने निर्णय को लागू करने की योग्यता भी रखती है और यह केंद्रीकरण और केंद्रीय नियंत्रण का साधन भी बन सकती है। सरकार आधुनिकीकरण की प्रवृत्तियों की पहल भी करती है और उनका नेतृत्व भी करती है। आधुनिक युग में आधुनिकीकरण के लिए सरकार की तरफ देखा जाता है और हम सरकार की तरफ ही नज़र रखते हैं क्योंकि उनके पास शक्ति होती है, साधन होती है। सरकार आर्थिक, सामाजिक, सभ्यचारक और राजनीतिक क्षेत्रों में बहुपक्षीय प्रगति के प्रेरक बनकर राजनीतिक व्यवस्था को आधुनिकीकरण की आधारभूमि तैयार कर सकती है और सरकार शक्ति का प्रयोग करके समाज में परिवर्तन लाने के लिए योग्यता भी रखती है तथा क्रांतिकारी परिवर्तन सभ्य भी हो जाती है। राज्य के पास सर्वश्रेष्ठ शक्ति होती है जिसे परिवर्तन को वास्तविक ही नहीं बन सकती है, अतुल ऐसी रुकावटों को दूर भी कर सकती है जो परिवर्तन के रास्ते में आती है। यानी देखा जाए तो सरकार के पास हर चीज़ करने की व्यवस्था होती है। अगर सरकार चाहे तो कहते हैं देश को जन्नत बना दे और सरकार चाहे तो देश को जो है कब्रिस्तान बना दे और सब सरकार पे डिपेंड करती है। आप सोचते होंगे कि सारे जब सरकार करती है तो दंगा फसाद भी सरकार के अंतर्गत ही होती है।
हाँ जी, सब उस सरकार के अंतर्गत ही होती है। सरकार, मैंने कहा ना, सरकार अगर नियंत्रण में हर चीज़ रखती है तो देश जो है विकसित हो जाती है। जब सरकार जो है कुर्सी के लालचों में पड़ जाती है तो सरकार जो है देश विकसित कभी नहीं होती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है बुद्धिजीवी तथा विशेष वर्ग की भूमिका। कहते हैं सरकार के साथ बुद्धिजीवी और विशेष वर्ग की भी भूमिका होती है। द रोल ऑफ नेचुरली ऑफ द एलिटिस। हर समाज व्यवस्था के व्यवहार में कुछ चुने हुए लोग भी सब चलाते हैं। जानना सी बात है, कुछ चुने हुए लोग के द्वारा ही चलाए जाते हैं और इस तथ्य समर्थन इतिहास में हर समय देखने को मिलता है। सरकार को चलाने का काम कुछ ऐसे ही व्यक्तियों के हाथ में होता है। यह बात लोकतंत्री शासन प्रणाली में उतनी ठीक है जितनी तानाशाही शासन में है। कहते हैं लोगों का बुद्धिजीवी होना बहुत ज़रूरी है और यह वर्ग बुद्धिजीवी के विशेष लोगों का वर्ग होता है जो सत्ता को असली रूप में चलाते हैं। लेकिन आज बुद्धिजीवी उनको कहा जाता है जिनके पास पैसे हैं, वो पूरे सत्ता को अपने कंट्रोल में रखते हैं। राजनीतिक आधुनिकीकरण का सबसे महत्वपूर्ण प्रेरक इसको ही माना जाता है। बुद्धिजीवी और विशेष वर्ग के द्वारा राजनीतिक व्यवस्था के उद्देश्य साधनों के बारे में सुझाव भी दिए जाते हैं। इनमें से ही कुछ एक को चुनकर राजनीतिक शक्ति को संचालित रूप दिया जा सकता है और विशेष वर्ग इन संरचनाओं के साथ संबंधित क्रियाओं के कारक भी होते हैं। इनके विचारधारा तथा खास तौर पर इनकी धारणाएं राजनीतिक आधुनिकीकरण का आधार बनती है और विशेष वर्ग राजनीतिक आधुनिकीकरण के जीवन शक्ति देने का काम भी करती है और यह राजनीतिक क्रियाओं को मोड़ने से लेकर उलटने तक काम करते रहते हैं और ये सब उनके शक्ति में निहित होती है। नौकरशाही इसका एक मुख्य अंग है जिसकी भूमिका राजनीतिक आधुनिकीकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण रखती है और यह राजनीतिक व्यवस्था को एक धागे में डाल देते हैं तथा राष्ट्रीय एकता के बारे में ज्ञान देते हैं। कहते हैं विशेष वर्ग का रोल सकारात्मक अगर नकारात्मक दोनों ही हो सकते हैं, पर इसके बावजूद भी ये राजनीतिक आधुनिकीकरण की चालक शक्ति के रूप में काम करते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक था जिसको हमने समझा, जाना, विचार किया। अगला टॉपिक रहेगा हमारा राजनीतिक आधुनिकीकरण तथा राजनीतिक प्रणाली के बारे में, तो वो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप बने रहे त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ और जितना हो सके वीडियो को शेयर करने की भावना रखना है और इसमें कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप एड्रेस पर लगा देना है। पहली बार वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो जर्नल सी बात है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए